हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए डे 6 स्टार्ट करते हैं सर। एफएमएसएम, ठीक है। हम पढ़ रहे थे डिविडेंड पॉलिसी के प्रैक्टिकल्स हमारे चल रहे थे, तो अब हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल्स हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम चैप्टर 2 दैट इज कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करेंगे। कैपिटल बजटिंग में भी पहले हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ इजी प्रैक्टिकल्स करेंगे और फिर टफ वाले करेंगे, ठीक है। चलिए आ रही है फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चैप्टर 6 क्वेश्चन 11। चैप्टर 6 क्वेश्चन 11 आ जाओ फटाफट। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। वीडियो लाइक वाइक कर दो। चलिए करें, स्टार्ट करें। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। An investor is holding 100 shares of PQR Limited. The current rate of dividend, current rate, ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना है। current rate of dividend paid by company is 10 rupees per share. The long term growth rate, ठीक है, long term भूल जाओ, क्या ही है, अपने लिए क्या है, ग्रोथ रेट है, जी फैक्टर जो अपन लेते हैं, is expected to be 10% and expected rate of return, ठीक है, expected rate of return भी दिया हुआ है 20%. The current market price of the share is, बोलो P0 आपको पूछा है, P0 आपको पूछा है, तो कौन सा अप्रोच होगा, कौन सा अप्रोच होगा, गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल होगा। बोलो P0 is equal to D1 अपॉन के माइनस जी इंटू सॉरी इंटू 100 नहीं, बोलो डी वन आएगा। और यहाँ लिखा है करंट, करंट का मतलब क्या है, D0, ठीक है। बोलो तो D0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के माइनस जी। D0 है 10 रुपीज, 1 प्लस जी, जी है 10% यानी कि 0.1, के है 20% माइनस जी 10%, ठीक है। 20% है 0.2 माइनस 0.1, वैसा भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलो तो ये क्या आएगा, 10 इंटू 1.1 आएगा 11 और ये आएगा 10%, तो ये आपका आ जाएगा 110, ये आपका आ जाएगा 110, आ रहा है 110, 110, 110 आ रहा है। बड़े आगे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडर्न मॉडल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a company A company limited has 50,000 outstanding shares. The current market price of shares is 50 rupees. The company expects net profit of 1 lakh rupees during the year, and it belongs to a risk class for which appropriate capitalization rate has been estimated to be 25%. The company is considering dividend of 10 per share for the current year. ठीक है, क्या है D0? What will be the price of share at the end of the year if dividend is not paid? I think पैटर्न पढ़ के आप समझ गए कि ये काय पे है, एमएम अप्रोच, ये काय पे है, एमएम अप्रोच पे, ठीक है। सेम पैटर्न है, सेम वर्डिंग से, दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब ये काफी रिपीट फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। और अब देखो इस क्वेश्चन में अच्छे से दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस, मतलब P0 अच्छे से दिया हुआ है। बाकी दो जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें देखो दिया नहीं था, उसमें लिखा था ऑफ 100, वो नॉर्मली फेस वैल्यू होती है, पर हमको करंट प्राइस अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ा। इसमें देखो अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और अब आपको पूछा है प्राइस एट द एंड यानी कि P1 आपको पूछा है, और यहाँ लिखा हुआ है इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड मतलब D1 आप क्या लोगे, जीरो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। D1 क्या लेंगे, सीधे सीधे जीरो, क्योंकि लिखा हुआ है इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है। बोलो क्या फॉर्मूला था, P0 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस आर इंटू D1 प्लस P1। बोलो P0 कितना है, 50 रुपीज, 1 अपॉन 1 प्लस आर, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है 25%, D1 आपको लेना है जीरो और P1 आपको निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो कितना आएगा, देखो P1 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.25, 62.5, 62.5, ठीक है। 50 इंटू 1.25, 62.5 आ रहा है। तो ये पूरा टाइप बहुत ईजी है, ये पूरा टाइप एक्चुअली बहुत ईजी है, इसी पैटर्न में होता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि वो लास्ट में लिखा है इफ डिविडेंड इज पेड, या फिर लिखा रहता है इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, पेड और नॉट पेड, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आ रहा है ख्याल में, बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है। एमएम मॉडल का है, ये थर्ड क्वेश्चन था, सेम टाइप का थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, तो अब आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, determine the market price of share of XYZ as per Gordon's model. Given the equity capitalization rate is 11%, earning expected is 20 rupees, and rate of return on investment is 10%, and the retention ratio is 30%. बोलो सेम टाइप का आप एक बार कर चुके हो, बोलो क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा। बोलो रिटेंशन रेशियो दिया है तो आप इससे पे आउट निकाल सकते हो, पे आउट इज इक्वल टू 1 माइनस रिटेंशन, तो आएगा 0.7 यानी कि 70%। फिर आपको ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, बी इंटू आर, बी है रिटेंशन रेशियो इंटू आर है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा आपका 3%, ठीक है। बोलो बाकी सब दिया हुआ है, बोलो गॉर्डन फॉर्मूला क्या क्या है, फॉर्मूला प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। बोलो D1 क्या आएगा, D1 का ही मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, ठीक है, E इंटू 1 माइनस बी,
और लिखा ही हुआ है एक्सपेक्टेड अर्निंग। एक्सपेक्टेड अर्निंग से जो डिविडेंड निकलता है वो डायरेक्टली D1 होता है, नोट कर लो, ठीक है। तो E इंटू 1 माइनस डी अपॉन के ई माइनस जी, ये आपका फॉर्मूला है। बोलो E कितना है 20 रुपीज, 1 माइनस रिटेंशन रेशो 30%, के ई है आपका कैपिटलाइजेशन रेट 11%, माइनस ग्रोथ रेट है 3%। बोलो न्यूमरेटर क्या आएगा, 20 इंटू ब्रैकेट का वैल्यू आएगा 0.7, 0.7, तो ये आएगा 14 अपॉन 11 माइनस 3, सॉरी 11 माइनस 3, 8%। बोलो 14 डिवाइडेड बाई 8%, तो वो आएगा 175। 175 आ रहा है, बोलो आ रहा है क्या भाई, आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है क्या? यस 175 आ रहा है। तो ये भी सेम टाइप का है। सबसे पहले आपको, अब इसमें खैर पे आउट की जरूरत ही नहीं थी, इसमें पे आउट की जरूरत नहीं थी, अर्निंग दिया है, रिटेंशन रेशो दिया है, आप डायरेक्टली D1 निकाल सकते थे, आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर सबसे पहले निकालना था, ठीक है। चलिए क्लियर है, क्लियर किया, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक हम देख चुके हैं। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल, दिया हुआ है एज पर वॉल्टर्स मॉडल, अर्निंग इज 5 lakh rupees, dividend payout ratio is 60%, number of shares outstanding 1 lakh, equity capitalization rate is 12% and the rate of return on investment is 15%। सबका सब दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपको डिविडेंड निकालना है, ठीक है, डी आपको निकालना है। तो सबसे पहले निकालो ई, ई कैसे आएगा, ई यानी अर्निंग पर शेयर, तो टोटल अर्निंग है 5 lakhs और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1 lakh, तो आपका ई कितना होगा 5, और इसी तरह से आपका डी क्या होगा, ई इंटू पे आउट, ई इंटू पे आउट रेशो 5 इंटू 60%, तो ये आएगा 3 रुपीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले में क्या क्या लगता है, क्या दिया है, क्या निकालना है, इतना जजमेंट आपको होना चाहिए। तो अब ई और डी आ गया, आर और के ई सब आपको दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो। बोलो पी जीरो इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। बोलो डी है 3 प्लस आर है रेट ऑफ रिटर्न 0.15, के है 0.12, ई है 5 माइनस 3 और होल डिवाइडेड बाय 0.12। बोलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 आएगा 2 और 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 ये आएगा 1.25, 1.25 इंटू ब्रैकेट की वैल्यू 2, तो ये आएगा 2.5, 2.5 प्लस 3 तो आएगा 5.5, 5.5 डिवाइडेड बाय 0.12 तो ये आएगा 45.83, 45.83, 45.83 आ रहा है। बहुत ही सिंपल वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक सो, नहीं एक और है, ठीक है। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, करें स्टार्ट। The earning per share of a company is 10 rupees. It has IRR, internal rate of return, of 15% and capitalization rate of the same risk class is 12.5%। ठीक है, मतलब R 15 है और K आपका 12.5 है। If Walter model is used, what should be the price at optimum payout? याद आ रहा है, ये भी एक सेम टाइप का हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, मैंने बताया था। इनडायरेक्टली आपसे पहले ये पूछ रहे हैं कि बताइए पे आउट रेशो कौन सा ऑप्टिमम है, और उसी पे आउट, ऑप्टिमम पे आउट को यूज करके बताइए प्राइस कितनी आएगी, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, बोलो सिचुएशन क्या है कि आर इज ग्रेटर देन के, आर इज ग्रेटर देन के, मतलब आप एक ग्रोथ फर्म हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आर है देखो आपका 15% विच इज ग्रेटर देन 12.5%, ठीक है। तो ऐसे अपन ने आइडेंटिफाई किया कि वी आर अ ग्रोथ फर्म, और ग्रोथ फर्म को क्या करना चाहिए, फुल रिटेंशन, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको पूरा कमाई रिटेन करना चाहिए, मतलब नो पे आउट।
मतलब जीरो डिविडेंड, ठीक है, नो पे आउट आपको करना चाहिए, तो मतलब एट ऑप्टिमम पे आउट आपका डिविडेंड क्या होगा, जीरो, ठीक है, D1 इज इक्वल टू जीरो। बोलो, तो अब उस ऑप्टिमम पे आउट पे बताइए प्राइस कितनी होगी। बोलो, P0 इज इक्वल टू, वॉल्टर मॉडल है, D प्लस R अपॉन के E माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। बोलो, D तो यहां पे जीरो है, D यहां पे जीरो है, प्लस R है 0.15, के ई है 0.125 और E है आपका 10, 10 माइनस जीरो होल डिवाइडेड बाय 0.125। बोलो, तो D तो जीरो ही है, ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस जीरो 10 और 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये आता है 1.2। R डिवाइडेड बाय K कितना आता है, 1.2 इंटू 10, तो ये आएगा 12 न्यूमरेटर, तो 12 डिवाइडेड बाय 0.125, 12 डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये आता है आपका 96, ये आपका आता है 96, ठीक है। तो एट ऑप्टिमम पे आउट द मैक्सिमम प्राइस जो आपकी हो सकती है वो है 96, ठीक है, लिखो। चलिए सर, बढ़े आगे, बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो बस पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का सही जाना चाहिए, अगर आपका पहला पार्ट गलत आया, आपका ऑप्टिमम पे आउट ही गलत आया, तो फिर आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, ये रिलेशन देखना है, और इसका दूसरा एंगल क्या है कि अगर R इज लेस देन के ई, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, मतलब हम डिक्लाइनिंग फर्म है, और डिक्लाइनिंग फर्म को अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए, नो रिटेंशन। नो रिटेंशन मतलब फुल पे आउट, फुल पे आउट मतलब 100% पे आउट, डिविडेंड, कमाई पूरी बांटनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में होगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, और होती तो क्या होता वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए सर, बहुत ही बढ़िया, सेम टाइप था, एक ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर 6 का, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, if a firm declared 25% dividend on share of face value 10, its growth rate is 5%, and if the rate of capitalization is 12%, its expected price will be, बोलो, expected price will be क्या आएगा, गॉर्डन मॉडल, बोलो। D1 क्या आएगा, फर्म डिक्लेयर्ड 25%, तो ये आपको पहले समझना है कि D0 है या D1 है, ठीक है। तो ये डिक्लेयर्ड लिखा है, पास्ट टेंस, मतलब ये D0 है, हमको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको पहले इसको ग्रोथ फैक्टर लगाना पड़ेगा, D0 1 प्लस जी, बोलो D0 मतलब कितना है, 10 का 25% मतलब 2.5, 1 प्लस 5% मतलब 0.05, के ई है 12% माइनस 5%, ठीक है। बोलो कितना आएगा, तो 10 इंटू 25% दैट कम्स टू 2.5, 2.5 इंटू 1.05, तो न्यूमरेटर आएगा आपका 2.625 होल डिवाइडेड बाय 7%, 12 माइनस 5 7% आएगा, तो ये आता है आपका 37.5, ये आएगा आपका 37.5, 37.5 आ रहा है, 37.5, 37.5, ठीक है। तो पूरा गेम जो है वो है आपको डी पहचानना है कि वो D0 है या D1 है, आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ये डिक्लेयर्ड लिखा है, डिक्लेयर्ड मतलब डिक्लेयर हो चुका है, मतलब एक करंट डिविडेंड होगा जिसको आप क्या कहते हो, D0, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है, तो ये आपको पहचानना था,
ठीक है, चलिए गाइस, आ रहा है आपका सब आंसर बरोबर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 डिविडेंड थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों जो भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट पेपर्स में सारे के सारे आपको पढ़ा दिए। ठीक है, और आपने देखा होगा सेम टाइप के आ रहे हैं, अप्रोच ही 3 है, अप्रोच ही 3 है भाई, नया कहां से लाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं जो टाइप के आ रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो, ऑफ बीट क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ो, पहले ये सब करो जो है काफी वैसे भी रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़े। अब आते हैं सर हम चैप्टर 2 पे। ठीक है, चैप्टर 2 में हम थ्योरी क्वेश्चंस करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स भी मैं दिखा दूंगा जो इजी वाले हैं, फिर जो टफ वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो सब अपन कल देखेंगे अच्छे से। पूरा एक पार्ट जो है ना वो मैं चैप्टर 2 को दूंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आ जाओ चैप्टर 2 पे आ जाओ। चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 आ जाओ। चैप्टर 2 आ गए, चलिए आई होप सो, या वीडियो आप पॉज कर लो, आ जाओ फटाफट। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। चलिए तो पहले थ्योरी क्वेश्चंस पे आ जाओ, थ्योरी क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following are not applicable in case of payback period calculation of investment appraisal। ठीक है, which of the following is not applicable in case of payback period। मेथड दिया है, पेबैक मेथड आपको पता होगा, उसमें कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। पहला है इट इज सिंपल इन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, सही है। इट फेवर्स ओनली दोज प्रोजेक्ट्स दैट जनरेट सब्सटैंशियल इनफ्लो इन द अर्लियर ईयर्स, ये भी सही है। पेबैक पीरियड है ना, तो आपको पता ही होगा जितना कम पेबैक होगा उतना आपका प्रोजेक्ट आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो अर्ली, जिनके पैसे अर्ली आते हैं उनका पेबैक कम आता है, जिनके अर्ली इनफ्लोज आते हैं उनका पेबैक पीरियड कम आता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप फेवर करते हो। ठीक है, ये भी सही है। फिर एक कट ऑफ पीरियड इज चूजन आर्बिट्री, ये भी सही है। कट ऑफ पीरियड जो होता है उसका आर्बिट्री है, कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितने पेबैक वाले आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, तो ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है ना, तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो जजमेंट होता है मैनेजमेंट का, उसको आर्बिट्री कहते हैं। ठीक है, और मेन है डी, इट कंसीडर्स लिखा है। अगर आपने पढ़े हैं मेथड्स तो आपको पता ही होगा कि पेबैक पीरियड मेथड ट्रेडिशनल वाली है। ट्रेडिशनल वाले मतलब नॉन डिस्काउंटेड मेथड है, मतलब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती। और यहां क्या लिखा है, इट कंसीडर्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा, इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नॉन डिस्काउंटेड मेथड है। ठीक है, आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफी इजी था, काफी इजी था। ठीक है, आ जाओ। डिसीजन रूल बेस्ड ऑन BCR, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, जिसको आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI भी कहते हो, एंड नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशो NBCR, कुछ खास फर्क नहीं है। मतलब PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आपको पूछा है कि डिसीजन रूल क्या है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बोलो। पहला है इफ BCR इज लेस देन 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, तो ये तो गलत है, गलत है। 1 और मोर है तो एक्सेप्ट रहता है, तो ये गलत है। इफ NBCR इज लेस देन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। इफ NBCR इज मोर देन 0 रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अब NBCR में आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट भी आप माइनस कर लेते हो। आपका जो PI है उसमें आप क्या करते हो, देखो 1 आता है, आपका बेस क्या आता है 1। अगर आपका इनफ्लो, डिस्काउंटेड इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है तो 1 आता है, तो NBCR में वो 0 आता है। दिया नहीं एक्चुअल आपके मॉड्यूल में, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, आपके बुक में सिर्फ BCR ही दिया है। ठीक है, तो उसका कट ऑफ जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन उल्टे दिए कि अगर 0 से कम है तो एक्सेप्ट कर लो और 0 से ज्यादा है तो रिजेक्ट कर लो, तो ये दोनों गलत हैं, उल्टे दिए। तो आपका सही जवाब क्या है, डी।
कि इफ BCR इज लेस देन 1 देन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, लेस देन 1 है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब कुछ लोगों के मन में ये अटका हुआ रहेगा कि यार ये NBCR क्या है, सर ने बताया नहीं। तो लिख लो भाई, कुछ है नहीं खास। NBCR इज इक्वल टू BCR -1, BCR -1, बस यही फॉर्मूला है। मतलब 1 क्या का मतलब क्या है? 1 का मतलब होता है कि BCR का जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली आप माइनस कर रहे हो, और BCR का डिनोमिनेटर क्या होता है? कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो आपका जो कट ऑफ है वो 0 आता है फॉर NBCR, और जो PI में कट ऑफ रहता है 1, ठीक है। तो कुछ खास है नहीं बताने लायक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an interest that has been annualized being composed interest using composed या compound interest, sorry compound होगा वो, compound interest is termed as, बोलो annualized rate को आप क्या कहते हो? इफेक्टिव रेट, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कंपाउंडिंग आपको पता ही है ना, कि अगर इंटरेस्ट मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, अगर उसकी एक फ्रीक्वेंसी है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो। तो अगर साल का इफेक्टिव रेट आप निकालते हो, एनुअलाइज रेट कहते हैं उसको, तो उसका नाम है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इफेक्टिव मतलब वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफेक्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ाने वाला हूँ हाँ? टेंशन मत लो, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सर हम कल, टेंशन मत लो, सबका टाइम आएगा। चलिए आ जाओ सर, बोलो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RADR। आई होप आपने पढ़ा होगा RADR अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, कि जो डिस्काउंट रेट है आपका KE, जो आपका डिस्काउंटेड रेट आप लेते हो, उसको आप रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करते हो, मतलब उसको बढ़ाते हो या घटाते हो, कि आपके बिजनेस में जो रिस्क है और उस प्रोजेक्ट में जो रिस्क है। ध्यान दो, आपके बिजनेस का एक अलग रिस्क है, क्यूमुलेटिव पूरा आपके बिजनेस का रिस्क, और जो आप नया प्रपोजल इवेल्युएट कर रहे हो उसका रिस्क अलग है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? KE जब आप लेते हो वो तो आपकी कंपनी का कॉस्ट है ना, और आपकी कंपनी का एक सर्टेन रिस्क होता है, आपकी रिस्क के लिए आपका एक कॉस्ट है। अरे पर वो प्रोजेक्ट तो अलग है, उसका तो रिस्क अलग होगा। तो ये अप्रोच कहता है कि प्रोजेक्ट के रिस्क के हिसाब से डिस्काउंट रेट आप यूज करो, प्रोजेक्ट के रिस्क के हिसाब से आप रेट अपना यूज करो। तो आप कंपेयर करते हो कि हमारे बिजनेस के मुकाबले नए प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क है, कम रिस्क है। ज्यादा रिस्क है तो डिस्काउंट रेट भी ज्यादा यूज होना चाहिए, कम रिस्क है तो डिस्काउंट रेट भी कम यूज होना चाहिए। तो बेसिकली आप जो आपका नॉर्मल KE है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो बेस्ड ऑन कि आपके प्रोजेक्ट में कितना कंपैरेटिव रिस्क है एज कंपेयर टू द रिस्क ऑफ योर कंपनी, ठीक है। तो ये RADR अप्रोच होती है। तो क्या करेक्ट है ये आपको बताना है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। अंडर RADR अप्रोच वी शुड एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट इफ इट्स NPV कैलकुलेटेड यूजिंग RADR इज पॉजिटिव। ये तो सही है कि NPV जो आपने RADR यूज करके निकाली होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से यही करेक्ट है। आगे के भी पढ़ लेते हैं। Adjusting the firm's overall cost of capital upward is required if the project or group are of higher than average risk. अब ये भी सही लग रहा है। Adjusting the firm's overall cost of capital upward is required if the project or of group are of higher than average risk. अच्छा, एवरेज रिस्क नहीं लेते हैं, एवरेज रिस्क से कंपेयर नहीं करना है, आपके कंपनी के रिस्क से कंपेयर करना है। पढ़ लेते हैं चलो पूरा क्या क्या है। See here, under RADR approach, we should still compare a project's IRR to a firm's overall WACC in order to decide the acceptance or rejection. Adjusting the firm's overall cost of capital downward is required if the project or group are of lower than overall risk. तो बोलो क्या होगा? आपको पूछा है find the correct statements
रिगार्डिंग RADR। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये क्वेश्चन सही है या इसमें कुछ नीचे और ऑप्शंस तो नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूं, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसमें ग्रामर थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है, मैं भी घूम गया। ध्यान दो, ग्रामर पे ध्यान दो। कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो सही है, ध्यान दो। क्या लिखा है इसमें? एडजस्टिंग, बी ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, एडजस्टिंग द फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपवर्ड, ठीक है। अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप अपवर्ड बढ़ाओगे, मतलब RADR निकालने के लिए, इफ प्रोजेक्ट और ग्रुप आर ऑफ हायर देन एवरेज रिस्क। अब ये प्रोजेक्ट और ग्रुप का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट और ग्रुप का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट और ग्रुप आर ऑफ हायर देन एवरेज रिस्क। तो ये जो वर्ड है प्रोजेक्ट और ग्रुप, यहां मतलब गड़बड़ है। यहां मतलब प्रपोजल होना चाहिए, जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है, वो वर्ड आना चाहिए। इसमें लिखा है प्रोजेक्ट और ग्रुप आर ऑफ हायर देन एवरेज रिस्क, और सेम इसमें भी प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट और ग्रुप आर ऑफ लोअर देन द एवरेज रिस्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके वजह से नहीं है। और सी ऑप्शन तो वैसे भी अजीब ही था, पढ़ लेते हैं एक बार कि अंडर RADR वी शुड स्टिल कंपेयर अ प्रोजेक्ट्स IRR विद द फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कंपेयर करेंगे? आप RADR से कंपेयर करते हो, ठीक है। जब भी आपका जो कॉस्ट है और आपका जो रिस्क है वो आपके प्रोजेक्ट के रिस्क से मैच नहीं हो रहा, मतलब आपने, आपका जो कंपनी का रिस्क है उससे कम या ज्यादा रिस्क का प्रोजेक्ट आप ले रहे हो, तो तब RADR ही यूज होता है। आपके WACC को डायरेक्टली प्रोजेक्ट के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते। यहां लिखा है कि स्टिल आप कंपेयर कर सकते हो, तो इसलिए सही नहीं है। और क्लियर कट आंसर एक्चुअली ए है, क्योंकि इसमें कुछ एक वर्ड भी गलत नहीं, पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट है कि अंडर RADR अप्रोच वी शुड एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट इफ इट्स NPV कैलकुलेटेड यूजिंग RADR इज पॉजिटिव। मतलब इसमें एक वर्ड भी डाउटफुल नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम परफेक्ट है और करेक्ट है, ठीक है। तो ए आपका इसमें आंसर आएगा, इसमें ए आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सर बढ़े आगे, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, बोलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या नहीं आता? नंबर 1 डिविडेंड पे आउट आता है, पे आउट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग तो आता ही है भाई, वो तो पूरा हो ही मेन कोर एरिया है। फिर वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एक है री एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ऐसा कोई कैपिटल बजटिंग में आता ही नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऐसा कुछ नहीं आता है, री एलोकेशन कहीं भी आता नहीं है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, लिस्ट है लंबी, क्या क्या आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। आपको री एलोकेशन ऑफ कैपिटल कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, a company is considering a proposal to install either a semi automatic or a highly automatic machine, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर काम करना है आपको और आपको मशीन यूज करनी है। मशीन दो प्रकार की है, सेमी ऑटोमेटिक भी है और फुल्ली या हाईली ऑटोमेटिक भी है। If the firm installs a semi-automatic machine, it excludes the acceptance of a proposal to install highly automatic machine. काम तो एक ही करना है ना, दो दो मशीन लगा के क्या करोगे? तो अगर आपने सेमी ऑटोमेटिक चूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली हाईली ऑटोमेटिक आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? ये जो डिसीजन आपने लिया, ये जो सिचुएशन है डिसीजन मेकिंग की, ये कौन से टाइप की है? ये टाइप पूछा है, बोलो विच टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज दिस? कौन से टाइप का डिसीजन है? बोलो। पहला ऑप्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड है इंडिपेंडेंट, थर्ड है कॉन्टिंजेंट एंड फोर्थ है रिजेक्टेबल। ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता, पहले तीन टाइप होते हैं। बोलो, एक के एक्सेप्ट करने की वजह से बाकी सारे अगर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो कौन सा होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पढ़ा होगा तो याद आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक चूज किया तो बाकी सारे ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट या मशीन या जो भी है, ठीक है।
और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि हर प्रपोजल इंडिपेंडेंट है, मतलब हर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो सकता है अगर वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो। एक के एक्सेप्ट होने की वजह से दूसरा रिजेक्ट नहीं होता अंडर इंडिपेंडेंट डिसीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आरएडीआर। बोलो आरएडीआर का क्या फॉर्मूला है? आरएडीआर का फॉर्मूला पूछा है, पहला है रिस्क फ्री रेट माइनस रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, मतलब के ही होता है। ठीक है, आरएडीआर क्या है? डिस्काउंटिंग रेट ही होता है, सिर्फ उसमें रिस्क प्रीमियम बदलता है, सिर्फ उसमें रिस्क प्रीमियम आप चेंज करते हो। बेसिकली दैट इज अ डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज के। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, पढ़ा होगा तो आएगा, पढ़ा ही नहीं आरएडीआर तो जाके पहले पढ़ लो। ठीक है, चलिए, तो प्लस आता है, ठीक है, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, यही आपका फॉर्मूला होता है। बोलो सर, फॉर्मूला पहचानो। ये भी आप नहीं पहचान पाओगे, गारंटी है, क्योंकि ऐसे टेक्निकल फॉर्मूले आपने पढ़े ही नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन देख के आपको क्या सीखना है कि आपको टेक्निकल फॉर्मूले भी देख के जाने। भले आप सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, बट टेक्निकली वो कैसा दिखता है एटलीस्ट 2-4 बार देख के जाना, मॉड्यूल से या जहां भी आप यूज कर रहे हो। जो भी, मेरे भी शायद बुक में से ये ऐसा वाला फॉर्मूला दिया होगा फॉर्मूला शीट में, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो क्या है? डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला आपको पहचानना है। इफ द नेट कैश फ्लो दैट इज एनसीएफ इज नेट कैश फ्लो, के इज आरएडीआर, आई इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड। बोलो तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? बोलो 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 बोलो। मेरे ख्याल से t इक्वल टू 0 वाला आता है, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ एनसीएफ अपॉन 1 माइनस के अपॉन टी माइनस 1 बरोबर है माइनस आई। तो ये आपका फॉर्मूला है और t इज इक्वल टू 0 आता है। चलिए, ठीक है, देख लेना अच्छे से फॉर्मूलेज, एक बार देख लेना। इस चैप्टर में वैसे भी भर भर के फॉर्मूलेज है और कल हम वैसे भी प्रैक्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, तो फॉर्मूले आपको वैसे भी आज पढ़ने ही पड़ेंगे, एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, क्वेश्चन 25, अ पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 0.9 फॉर अ प्रोजेक्ट मींस। अगर कोई प्रोजेक्ट का पीआई 0.9 है तो इसका क्या मतलब है? नंबर 1, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स इज 90% ग्रेटर देन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ग्रेटर देन, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दो, ग्रेटर वर्ड यूज किया गया है। प्रोजेक्ट एनपीवी इज पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, आपको पता ही होगा 1 है एग्जैक्ट। अगर पीआई 1 है तो वहां एनपीवी 0 होती है। अगर पीआई 1 है तो आपकी एनपीवी 0 होती है। अगर पीआई लेस देन 1 है तो आपकी एनपीवी नेगेटिव होती है। अगर आपका पीआई मोर देन 1 है तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव होती है। पढ़ा है? ठीक है, तो एनपीवी पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकती, एनपीवी नेगेटिव होगी क्योंकि पीआई इज लेस देन 1। फिर है प्रोजेक्ट रिटर्न्स 90 सेंट्स, 90 सेंट, सेंट मतलब वही परसेंट, इन प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच करंट रुपी इन्वेस्टेड। मेरे को तो यही सही लग रहा है कि अगर आप 1 रुपया लगाते तो आपको 90 पैसा ही मिलता है, जो कि सही है। यही तो 90% 0.9 का मतलब यही है ना। आ रहा है कुछ समझ में कि 1 रुपया लगाओगे तो आपको वापस प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 0.9 ही मिलेगा, मतलब 90 सेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, पे बैक पीरियड इज लेस देन 2 इयर्स, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, पे बैक पीरियड बीच में कहां से आ गया और 2 इयर्स कहां से आया? ऐसे ही कुछ तो ऑप्शन डाल दिया है। ठीक है, तो ए नहीं है, ए क्या लिखा है? ग्रेटर लिखा है। ऐसा नहीं होता, ये कंपैरेटिव है कि अगर ये 1 रुपी है, अगर आउटफ्लो 1 रुपी है तो इनफ्लो 0.9 है, जिसको 90 सेंट लिखा हुआ है। 90% ग्रेटर नहीं है। और अगर कॉस्ट से बेनिफिट ग्रेटर होते तो पीआई लेस देन 1 थोड़ी होता। पीआई लेस देन 1 है मतलब, समझ रहे हो, ग्रेटर वैसे भी
लॉजिकली नहीं है, ठीक है। चलिए सर बढ़े आगे, दिमाग में घुस रहा है कुछ, आई होप सो। चलिए 26, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? If NPV of the project is greater, अच्छा वही दिया है जो मैंने अभी आपको बताया, बोलो। If NPV is greater than 0, its PI will be negative। गलत है। अगर आपका NPV greater than 0 है मतलब पॉजिटिव है तो PI is greater than 1, तो यहां लिखा है नेगेटिव, तो ये गलत है। If IRR is 0, its is 0%, its NPV using discount rate K greater than O will be 0। अब ये थोड़ा घुमा के दिया है, सोचो क्या लिखा है कि अगर आपका IRR 0 है तो उसका NPV भी 0 होगा यूजिंग अ डिस्काउंट रेट K इज ग्रेटर देन O। अब ये O क्या है भाई, एक सेकेंड मैं चेक करता हूं, ये O है या क्या है, 0 है वो, ठीक है 0। तो पढ़ते हैं क्या मतलब निकलता है। इफ IRR इज 0%, आपका IRR 0 है, IRR 0 है, सोच के देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट का 0 है, ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इट्स एनपीवी यूजिंग अ डिस्काउंट रेट के ग्रेटर देन 0, ठीक है, आपका डिस्काउंट रेट जो है वो 0 से ज्यादा है, विल बी 0, तो आपकी एनपीवी भी 0 आएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, अगर आपका आईआरआर 0 है तो उसकी एनपीवी भी 0 होगी अगर आपका डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ लेते हैं पूरा पहले। फिर लिखा है इफ पीआई ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन 1, पीआई इज लेस देन 1 है वो, इट्स एनपीवी शुड बी नेगेटिव। ये तो सही है, मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर पीआई 1 से कम है तो आपका एनपीवी 0 आएगा, अगर पीआई 1 है तो आपकी एनपीवी 0 आएगी, अगर पीआई मोर देन 1 है तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी। तो ये एक मेरे को सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट, ठीक है, आपका डिस्काउंटिंग रेट से आईआरआर ज्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए। यहां लिखा है इट्स पीआई इज लेस देन 1 एंड इट्स एनपीवी विल बी ग्रेटर देन 0। बोलो, एनपीवी तो सही लिखा है, ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन पीआई लेस देन 1 कैसे होगा। पीआई और एनपीवी देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं कि अगर आपकी एनपीवी 0 से ज्यादा है तो भैया पीआई भी तो मोर देन 1 होना चाहिए, वो लेस देन 1 कैसे आएगा। आ रहा है कुछ समझ में। तो एनपीवी और पीआई भी आपस में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पहला तो आएगा नहीं, डी भी ऑप्शन आएगा नहीं, बी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सी लेकिन एकदम परफेक्ट है, ठीक है, तो अपन जाएंगे सी के साथ। बी मेरे को नहीं आ रहा है ख्याल में, एक्चुअली पता नहीं क्या दिया है, बाद में समझा तो देख लूंगा, कोई और लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है, एज ऑफ नाउ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और सी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ पीआई इज लेस देन 1 इट्स एनपीवी शुड बी नेगेटिव, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 27 चलिए 27, इफ द कट ऑफ रेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लोअर देन आईआरआर, आईआरआर जो है एक्चुअल रिटर्न जो है, और आपका जो कट ऑफ रेट है डिसाइडिंग फैक्टर, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है जिसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हो, तो रिक्वायर्ड रेट जो है वो कम है आईआरआर से, मतलब एक्चुअल कमाई ज्यादा है। यानी एग्जाम्पल, आपको 18% कमाना है पर प्रोजेक्ट में एक्चुअल रिटर्न 20 है, तो क्या होगा, बोलो, एक्चुअल आईआरआर जो है उसका ज्यादा है, आपका रिक्वायर्ड रेट कम है, तो आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है, एक्चुअल आईआरआर उसका ज्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट कम है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से एक्चुअल रिटर्न प्रोजेक्ट का ज्यादा है, तो ठीक है, उल्टा दिया एक्चुअली, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं कि आईआरआर इज ग्रेटर देन कट ऑफ रेट, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो क्योंकि आईआरआर इज ग्रेटर देन द कट ऑफ रेट प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। बड़े आगे आ जाओ। द री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन इन केस ऑफ आईआरआर अज्यूम्स, बोलो, ये आपने पढ़ा ही होगा, री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन एनपीवी में और आईआरआर में, ठीक है,
तो आईआरआर के केस में री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन के बारे में क्या लिखा है कि कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट आईआरआर, कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट डब्ल्यूएसीसी, एट मार्जिनल कॉस्ट, नन ऑफ अबव। बोलो आईआरआर में क्या अजम्पशन रहता है कि आईआरआर पे ही वो री इन्वेस्ट होगा। ए ऑप्शन, आईआरआर पे ही वो री इन्वेस्ट होगा, यही उसका अजम्पशन है और यही उसका आगे चल के क्रिटिसिज्म भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर अ प्रोजेक्ट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू 1। बोलो अगर आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यानी कि पीआई इज इक्वल टू 1, यानी जब आपके डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आर इक्वल टू कैश आउटफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आर इक्वल टू कैश आउटफ्लो, तब आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1 आता है। तो आपसे पूछा है बताइए क्या सही होगा। नंबर 1, आईआरआर विल बी ग्रेटर देन 1। आईआरआर विल बी ग्रेटर देन 1, 1 का क्या लेना देना है आईआरआर से, 1 तो पीआई रहता है ना, ठीक है, आईआरआर का 1 से कोई लेना देना नहीं है। आईआरआर विल बी ग्रेटर देन द डिस्काउंटेड रेट, IRR will be less than the discounted rate and IRR will be equal to the discounted rate। याद आ रहा है क्या आएगा आंसर, इक्वल, कि जब IRR और डिस्काउंटेड रेट एग्जैक्टली इक्वल है तब आपका एनपीवी आता है 0 और आपका पीआई आता है 1। एनपीवी आता है 0 और पीआई आता है 1। ठीक है, ये एनपीवी भी भले लिख दो, यही क्वेश्चन आपको हो सकता है एनपीवी के लिए पूछा जाए। तो अगर आपका एनपीवी 0 है तो कब एनपीवी 0 आता है, जब आपका आईआरआर इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग रेट, आईआरआर इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, इन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मींस। इंक्रीमेंटल का मतलब पूछा गया है, आपने पढ़ा होगा कि कैश फ्लोज के कुछ फीचर्स होते हैं कैपिटल बजटिंग में कि वो इंक्रीमेंटल होते हैं, आफ्टर टैक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 3-4 फीचर्स आप पढ़ते हो। तो ये इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है। नंबर 1, दैट कैश फ्लोज विच आर इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर कैश फ्लो इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। सेकेंड है कैश फ्लोज ऑकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैश फ्लोज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर ईच एंड एवरी ईयर फॉर ईच और एक्सपेंडिचर। आए ख्याल में। तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी एक्स्ट्रा इनफ्लो कितना आपका हो रहा है वो ही लेते हैं। हर साल देखो आपकी सेल भी होगी, आपका कॉस्ट भी होगा, तो मैं कैश फ्लो में क्या लूंगा, नेट ऑफ करके, कि पूरे जो आपके कैश इनफ्लो है और पूरे जो कैश आउटफ्लो है माइनस करके नेट कैश इनफ्लो कितने हैं। नेट कैश इनफ्लो को ही क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। नेट कैश इनफ्लो को ही क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट कैश फ्लो कहते हो उसको कैपिटल बजटिंग में इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बाकी तीनों का वैसे भी देखो कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, आ जाओ। A capital budgeting technique which does not require computation of cost of capital for decision making purpose is। बोलो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। पहला है एनपीवी, पड़ता है भाई, केई लगता है ना डिस्काउंटिंग रेट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकलता है। आईआरआर, उसमें भी डिस्काउंटिंग होती है तो उसमें भी लगता है। फिर है मॉडिफाइड आईआरआर, उसमें भी लगता है, ये भी डिस्काउंटेड ही होता है। और चौथा है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड में याद करो नहीं लगता, पे बैक पीरियड में डिस्काउंटिंग होती ही नहीं है, पे बैक पीरियड में डिस्काउंटिंग होती ही नहीं, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज नहीं होता। ठीक है, बाकी तीनों डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर, पहचानो। पे बैक पीरियड, अच्छा लिस्ट दी है, पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्काउंटेड। सबसे इजी क्वेश्चन, बोलो इनमें से डिस्काउंटेड मेथड्स कौन से हैं। पहला है सर एनपीवी, आईआरआर, पीआई, बाकी दोनों नॉन डिस्काउंट है। इसी क्वेश्चन को मैं क्या पूछ सकता हूं, नॉन डिस्काउंटेड कौन से हैं, तो फिर उसमें 1 एंड 2 आएगा।
इसी को पलटा के एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा, 345, 345 एनपीवी आईआरआर पीआई, एकदम बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए बढ़े आगे। चलिए 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 चलिए, बोलो फॉर्मूला पहचानो। अभी भी आ रहा है, देखो दिसंबर 21 का क्वेश्चन है, अभी भी आ रहा है। तो फॉर्मूले मतलब आपको 10 बार तो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये चैप्टर 2 में भी आता है, चैप्टर 9 में भी आता है। मैं टिपिकली इसको चैप्टर 9 में ज्यादा पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आएगा चैप्टर 9 में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपको फॉर्मूला पूछा है। बोलो पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं तो कोई चांस नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। मीडियन यूज होता नहीं है, पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मोड भी यूज नहीं होता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मेरे हिसाब से आंसर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। आ जाओ आगे, क्वेश्चन 40, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड गिव्स ड्यू कंसिडरेशन टू। बोलो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड गिव्स ड्यू कंसिडरेशन टू, नंबर 1 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस यही होगा, क्योंकि डिस्काउंटेड मेथड है, डिस्काउंटेड मेथड है मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करती है। सेकेंड है फिनांस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ मनी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब कॉस्ट का क्या मतलब आप निकालोगे, कॉस्ट का क्या मतलब निकालोगे, बोलो। कॉस्ट उसमें आता ही नहीं है, उसमें कैश आउटफ्लो आता है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी आना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। आईसीएसआई के आंसर में एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है सही है। मोड अपना सजेस्टेड आंसर में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कंफर्म। चलिए ठीक है, तो काफी सिंपल था। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डिस्काउंटेड टेक्निक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है, वन ऑफ द बेसिक फीचर है, ठीक है। चलिए तो ये आपके हो गए थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं दो चार इजी वाले पढ़ा देता हूं प्रैक्टिकल्स, फिर हम कल पूरा डिटेल में सब पढ़ेंगे। इजी वाले पढ़ाता हूं, आ जाओ 38, 38 आ जाओ 38। The initial investment required for projects A and B is 1 lakh each. The present value of future cash flow from projects are 1,15,500 and 1,19,500 respectively. Compute the profitability index for each project. ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन अब भी आया है दिसंबर 21 में। बोलो क्या फॉर्मूला है, PI is equal to present value of discounted cash inflow upon cash outflow। बोलो A का क्या आएगा, 115,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख, और बी का क्या आएगा 119,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये आएगा 1.155 और ये आएगा 1.195, बी ऑप्शन है। एकदम सिंपल, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सिंपल है। क्लियर है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नॉर्मल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। चलिए फिर कुछ और सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1414 आ जाओ, 1414 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। अ फर्म एक्सपेक्ट्स एन एनपीवी ऑफ 8,000, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड एनपीवी पे है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड एनपीवी पे क्वेश्चन है। पढ़ा होगा तो आ जाएगा क्योंकि वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ,
एनपीवी ऑफ 8,000 इफ इकोनॉमी इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है जिसकी 30% प्रोबेबिलिटी है, तो 8,000 का एनपीवी आएगा। 30% प्रोबेबिलिटी है कि आपका एनपीवी 8,000 होगा। फिर 4,000 एनपीवी होगा अगर उसका कितना पॉसिबिलिटी है, 40%। फिर 2,000 आपका एनपीवी आएगा अगर 30% प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग, वीक, ये वो सब दिया हुआ है, इसमें उसका कोई काम नहीं है, आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है। बोलो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वेटेड एवरेज, अलग अलग प्रोबेबिलिटी से एनपीवी को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन लेना है। बोलो, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे आती है, बोलो, 8,000 इंटू एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी दैट इज 30% प्लस 4,000 इंटू एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी दैट इज 40% प्लस 2,000 इंटू एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ 30%। बोलो, तीनों को ऐड कर दो, 8 3 जा 24, 2400, 4 4 जा 16, 1600, 2 3 जा 600। बोलो कितना आएगा, 4,600। ठीक है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। बस प्रो राटा, वेटेड एवरेज, जो भी बोलो, ठीक है, वेटेड एवरेज लेना है, उसको अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और सबको सम करना है, तो आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या भाई समझ में? अब कौन सा है सर इजी? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर हम लाइन से सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। द प्राइस ऑफ शेयर इज 100 टुडे, इट ग्रोज टू 125 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। फर्स्ट ईयर में 100 का 125 हो जाता है, फिर 187.5 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 243.75 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अलग अलग प्राइजेस दिए, आपको ग्रोथ पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 सालों का पूछा है, तो पहले आप इंडिविजुअली तीनों सालों का निकालो, उसका एवरेज ले लो, सिंपल। अब रिटर्न कैसे निकालते हैं, जितना प्राइस में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ वाला याद है, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, तो आपका आपका ग्रोथ यानी आपका प्रॉफिट निकलता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन का है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, चैप्टर नंबर 8 में आता है। ठीक है, चलिए, इसमें भी आता है, मतलब थोड़ा इधर उधर एक दो क्वेश्चन मेरे होते ही हैं गड़बड़ कि कहां क्लासिफिकेशन ज्यादा बेटर होना चाहिए। चलिए, तो ये चैप्टर 8 में वैसे ज्यादा क्लासिफाइबल है क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस है ना, सिक्योरिटी का रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, वो उसमें आई थिंक कवर्ड है। तो इसमें हमको क्या करना है, तीनों सालों का रिटर्न निकालना है, उसका एवरेज ले लेना है। बोलो, तो फर्स्ट ईयर क्या क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग इनटू 100। बोलो, क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट ईयर का 125 माइनस ओपनिंग प्राइस 100 डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस 100 इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको परसेंटेज में रिटर्न मिल जाए। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, तो वो आएगा 25%। तो फर्स्ट ईयर का आपका ग्रोथ यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 25%। सेकेंड ईयर में आएगा, बोलो, 187.5 आपका क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग, अब यहां पे आएगा ओपनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का ओपनिंग है 125 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100। बोलो, 187.5 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100, तो सेकेंड ईयर का रिटर्न है आपका 50%। और थर्ड ईयर का रेट है 243.75 माइनस, अब थर्ड ईयर का ओपनिंग आएगा 187.5 डिवाइडेड बाय 187.5 इनटू 100। ये आएगा 30%। बोलो, अब आपको पूछा है एवरेज, ले लो एवरेज, 25% प्लस 50% प्लस 30% डिवाइडेड बाय 3। बोलो कितना आएगा, 25 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज रिटर्न आएगा 35%। एकदम सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओपनिंग माइनस सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग। ठीक है, चैप्टर 8 में एक्चुअली आता है, ठीक है, वहां पे ज्यादा बेटर होगा चैप्टर 8 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से सब बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूलेस थोड़े से पढ़ के आ जाना, फॉर्मूलेस एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ के आना। जहां जहां कैलकुलेटर होगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, कैलकुलेटर दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपको निकालना है। थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है, आई नो आपके कंसर्न्स क्या है, ठीक है, आई नो आपको क्या इसमें चाहिए, तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा थोड़ा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हल्का सा 15-20 मिनट ज्यादा होगा, ठीक है, जितना टाइम लगेगा अपन लेंगे, पर आराम आराम से मैं सब पढ़ाऊंगा, सारे वर्किंग्स अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से फ्री माइंड से जब आप रहोगे तब वो वीडियो आप देखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो लाइक कर देना भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।